नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे हमारे ग्रीन स्किल्स के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारी ग्रीन इकोनॉमी की पॉलिसीज के बारे में। ये पॉलिसीज क्या होती हैं? कोई भी ऐसा नियम या कानून बनाया जाए जिसको सरकार को भी क्या करना पड़े, फॉलो करना पड़े, स्कूल और कंपनीज भी फॉलो करे, साथ ही में हमारा हर एक इंसान फॉलो करे, जिससे कि हम एक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ पाए, साथ ही में सतत विकास को हासिल कर पाए। इसी के उद्देश्य में इन पॉलिसीज को बनाया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर कोई भी पॉलिसी होती क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई नियम बनाया गया हो या नीति बनाई गई हो या कोई भी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश बनाए गए हो, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम बोलेंगे पॉलिसी। और ये पॉलिसी अगर सरकार ने बनाई है तो सरकार भी फॉलो करेगी और सरकार उस प्रदेश में जितने भी लोग होंगे वो सब फॉलो करेंगे। अगर ये कहीं स्कूल और किसी कॉलेज में बनाई गई है तो वो स्कूल और कॉलेज भी फॉलो करेंगे और वहां के जो छात्र छात्राएं हैं वो भी इसको फॉलो करेंगी। साथ ही में अगर कंपनी में बनाई गई है तो कंपनी में काम करने वाला हर इंसान उस रूल या गाइडलाइन को, दिशा निर्देश को फॉलो करेगा। ऐसे ही हमारी जो भारत सरकार है उसने भी ग्रीन इकोनॉमी के लिए काफी सारी पॉलिसीज बनाई है। अब जब भी एक पॉलिसी बनाई जाती है तो ये सोचा जाता है कि आखिर इस पॉलिसी के अंडर होगा क्या, क्या किया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। दूसरा, जब ये पता चल जाता है कि क्या किया जाएगा तो वो काम कैसे किया जाएगा। तीसरा, अगर कोई काम करा भी जाना है तो उसे करेगा कौन। और चौथा, कि अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किसके लिए किया जा रहा है। तो हमारी पॉलिसी के अंडर ये चार बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कि क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, और जो करना है उसे कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है। जो करना है वो कौन करेगा, किसे करना है, हु हैज टू डू इट, किसे करना है। और चौथा, किसके लिए किया जाना है, whom it is to be done for, किसके लिए किया जाना है। तो ये सारी बातें आती हैं जब हम एक क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारी भारत सरकार ने काफी सारी पॉलिसीज बनाई हैं जो कि किसके तरफ बढ़ती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती हैं, सतत विकास को हासिल करने के लिए बनाई गई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारी आर्थिक विकास है वो तो हो ही हो, साथ ही में जो हमारा पर्यावरण है उसकी भी रक्षा हो, उसका भी संरक्षण हो। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि सरकार ने भी काफी सारी पॉलिसीज बनाई है। किसके लिए बनाई है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाई है। और ये सुनिश्चित किया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे और उसका भी संरक्षण हो साथ में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक उदाहरण की, तो ऐसे ही भारत सरकार की एक पॉलिसी के बारे में यहाँ बात करते हैं जो कि है हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था 2015 में और यहाँ पर एक चैलेंज लिया गया था कि हम यहाँ पर लोगों को क्या करेंगे, कौशल प्रशिक्षण देंगे। क्या देंगे? कौशल प्रशिक्षण देंगे, यानी कि स्किल ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? स्किल ट्रेनिंग, कौशल प्रशिक्षण। और ये जो प्रशिक्षण है, इसके दौरान जो मुहिम चलाई गई है, ये जो पॉलिसी है, ये कौशल प्रशिक्षण काफी एक बड़े पैमाने पे दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? बड़े पैमाने पे दिया जाएगा, काफी सारे लोगों को दिया जाएगा। साथ ही में इसकी जो स्पीड होगी ये भी काफी अच्छी होगी। साथ ही में जो इसकी क्वालिटी होगी, जो गुणवत्ता का स्तर होगा, वो भी काफी अच्छा होगा। तो इससे होगा क्या? जब लोगों को स्किल की ट्रेनिंग मिलेगी, कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, तो वो क्या हो सकेंगे? आत्मनिर्भर हो सकेंगे और
उनको रोजगार मिल सकेगा, जिससे उनका आय का एक स्रोत बन जाएगा। ऐसे ही जो हमारे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको भारत सरकार ने एक पॉलिसी के रूप में अपनाया है। कोई प्रोग्राम के रूप में नहीं अपनाया, एक पॉलिसी के रूप में अपनाया है। और पॉलिसी जब हम अपनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत करना क्या है। काफी सारे काम करने हैं। यूएन पे तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स खड़े किए गए हैं, जिसको पूरी दुनिया भर के हर देश को फॉलो करना है। यहाँ पर अगर हम भारत सरकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, तो सरकार ने जो पहला लक्ष्य बनाया है वो ये बनाया है कि गरीबी कम करनी है। रिड्यूस पॉवर्टी, क्या कम करनी है? गरीबी को कम करना है। गरीबी को कम करने के लिए अभी हमने जो पीछे पॉलिसी डिस्कस की है, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है? गरीबी को हटाने के तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी बात यहाँ पर क्या आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, कि हमारे को असमानताएं, जो भी क्या है असमानताएं हैं, उन्हें मिटाना है। चाहे ये असमानताएं अलग अलग समुदायों के लोगों के बीच में हो, चाहे रंग पे भेदभाव हो, या फिर अगर लिंग के बेस पे भी भेदभाव है, लड़का और लड़की के बीच में भी अगर भेदभाव है, जिसके चलते उनको जो मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, अगर उसमें फर्क आ रहा है तो उसको मिटाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। तीसरा यहाँ पर बात करी गई कि हर इंसान को यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? खाना मिलना चाहिए, शिक्षा एजुकेशन मिलनी चाहिए, रोजगार, साथ ही में ऊर्जा के संसाधन मिलने चाहिए और स्वच्छता मिलनी चाहिए। और ये सभी कैसे मिलने चाहिए? ये सभी हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, उसको बचाते हुए मिलने चाहिए। इतनी बात हुई यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जब इन पॉलिसीज को लिया जाता है तो इन पॉलिसीज को लेने के साथ में ये भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे भी कदम उठाए जाए जो कि हमारी हवा का संरक्षण करें, कंजर्वेशन करें, उनको प्रदूषण से बचाएं, साथ ही में पानी को प्रदूषण से बचाएं, जमीन को प्रदूषण से बचाएं और हमारे अपशिष्ट का भी प्रबंधन हो। तो और भी क्या आई है भारत सरकार की तरफ से, बहुत सारी ऐसी खास पॉलिसीज आई हैं जहां पर हमारे को एयर और वाटर पोल्यूशन का समाधान करना है, अपशिष्ट का प्रबंधन करना है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है, साथ ही में हमारी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ आते हैं, जानवर आते हैं, उनका भी हमें क्या करना है? संरक्षण करना है। ऐसे ही ये जो पॉलिसीज है, जब भी इनके अंडर बहुत सारा काम आता है तो एक क्या ली जाती है? एक टारगेट डेट ली जाती है और एक टारगेट बजट लिया जाता है। तो जब भी किसी पॉलिसी के साथ में क्या लिया जाता है? एक डेट जोड़ दी जाती है, एक कार्य तिथि जोड़ दी जाती है, साथ ही में एक फिक्स्ड बजट भी जोड़ दिया जाता है कि इतने हमें भारत सरकार से फंड्स मिलेंगे और उसी के अंदर हमारे को हमारा कार्य जो है वो पूरा करना है। तब ये पॉलिसी क्या बन जाती है? तब ये पॉलिसी एक मिशन में बदल जाती है। निश्चित कार्य तिथि और बजट वाली नीति एक मिशन बन जाती है। बात समझ में आई? और ये जो सारे मिशन होते हैं, सारी ये जो पॉलिसी होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होती है सतत विकास की तरफ। ऐसे ही कुछ हम पॉलिसीज और मिशंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारी 11 पॉलिसीज के बारे में, जो कि हमारी भारत सरकार ने हमारे भारत के सतत विकास के अंतर्गत ली है। सबसे पहली है हमारी यहाँ पर NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि क्या निर्धारित करेगा कि जो हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं, मौसम में बदलाव हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं और कैसे उनको रेगुलेट किया जा सके। अगर कोई भी चीज या कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो हमारे क्लाइमेट पे असर डाल रही है, तो उसको रोका जाए।
दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में, जहां पर ये लक्ष्य लिया गया है कि हमारे भारत को हरा भरा बनाना है। तीसरा हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे नेशनल सोलर मिशन की, जवाहरलाल एनएसएम नेशनल सोलर मिशन की, जहां पर ये लक्ष्य लिया गया है कि भारत को ग्लोबल लीडर बनाना है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के फील्ड में। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जो आप सब बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम सभी के यहाँ पर एक गाड़ी आती है सुबह सुबह जो हमारे घर से कचरा उठाकर लेकर जाती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी एक अदालत, कोर्ट के बारे में, जो कि पर्यावरण से सारे मुकदमों को देखती है, यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में, साथ ही में हम बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। फिर हम बात करेंगे फेम इंडिया के बारे में, जहां पर हमने एक नई मुहिम चलाई है कि भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका अडॉप्शन बढ़ाया जा सके, साथ ही में उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में चालू करी जा सके। फिर हम बात करेंगे हमारे एयर के बारे में, एक पॉलिसी के बारे में, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनसीएपी के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में, और आखिरी में हम बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग के बारे में। तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारी भारत सरकार ने पॉलिसीज ली हैं, जिससे कि हमारा भारत एक सतत विकास की तरफ बढ़ सकता है, और साथ ही में उसका आर्थिक व्यवस्था का भी विकास होगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारी 5 पॉलिसीज के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी एनएपीसीसी के बारे में, जो कि है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब जब भी आप क्लाइमेट नाम सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता कि जो हमारा ये क्लाइमेट है या मौसम है, इसको तो काफी सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इस पर असर डालते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तभी जब क्लाइमेट पे बहुत सारे फैक्टर्स असर डाल रहे हैं, तो इस एनएपीसीसी के अंडर भी बहुत सारे अलग अलग मिशन आते हैं, प्लान आते हैं। ये एक ही अकेला पॉलिसी नहीं है, इस पॉलिसी के अंतर्गत काफी सारे मिशन आते हैं। 8 मिशन आते हैं इसके अंतर्गत। जो एनएपीसीसी है, ये लॉन्च किया गया था 30 जून 2008 को, और इसके अंतर्गत काफी सारे अलग अलग मिशन आते हैं, प्लान आते हैं, जिन सब का फोकस क्या होता है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनएपीसीसी के अंतर्गत हमारे 8 महत्वपूर्ण मिशन आते हैं, और ये सभी मिशन हमारे पर्यावरण के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि एनएपीसीसी के अंडर कौन कौन से मिशन यहाँ पर लिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा के लिए एक मिशन लिया गया है, जो कि है नेशनल सोलर मिशन। फिर यहाँ पर जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाने के लिए एक मिशन चालू करा गया, एनएमट्रिपल नेशनल मिशन ऑन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। फिर एक मिशन लिया गया नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट्स, सतत आवास बनाए जाए। नेशनल वाटर मिशन, पानी के लिए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, कि हमारे जो हिमालय के जो पहाड़ है उनमें जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी उसकी जैव विविधता है, उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद में आया हमारा नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीनर इंडिया, ये वही है हमारा ग्रीन इंडिया मिशन। साथ ही में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि, एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 8 मिशन हैं हमारे, जो कि हमारे एनएपीसीसी के अंडर आते हैं, जिनमें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली अबाउट नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, और हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीनर इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे भारत को हरा भरा बनाने के लिए नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीनर इंडिया, जिसको और क्या बोला जाता है? ग्रीन इंडिया मिशन, जिम भी बोला जाता है। इस पॉलिसी का, इस मिशन का मकसद ये है कि हमारे भारत को हरा भरा बनाना है।
अब किसी भी जगह को हरा भरा हम कैसे बना सकते हैं? वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगाकर। तो ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था फरवरी 2016 में। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जितना भी हमारा वन आवरण है उसकी रक्षा की जाए, उसको बहाल किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। जितना भी हमारा फॉरेस्ट कवर है उसका प्रोटेक्शन किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए और उसको इंक्रीज करा जाए, बढ़ाया जाए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो भी क्या होगी? एयर की क्वालिटी भी काफी अच्छी तरीके से सुधरेगी। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। और इन फॉरेस्ट से हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये क्या है? ये भी एक मिशन नहीं है। इस मिशन के अंतर्गत भी काफी सारे प्लान्स आते हैं। ये मिशन भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन है ऐसे ही काफी सारे प्लान्स का, जहां पर बात की जाती है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, पानी वाटर के बारे में। साथ ही यहाँ पर बात करी जाती है बायोमास के बारे में। और यहाँ पर बात करी जाती है कि जो हमारे मैंग्रोव्स हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए, जो मैंग्रोव्स हैं उनको प्रिजर्व कैसे किया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए। हम यहाँ पर बात करेंगे आर्द्र भूमि के बारे में जो कि हमारी वेटलैंड्स होती हैं। साथ ही में हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारे महत्वपूर्ण आवासों को बचा सकते हैं, क्रूशियल हैबिटेट्स के बारे में भी बात करेंगे। और हम बात करते हैं यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट हमें हमारे जंगलों से मिलता है उनका कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं या फिर कैसे हम उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं बिना हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाए। तो हमारे को हमारे जंगलों से क्या क्या मिलता है? फॉरेस्ट रिसोर्स में हमने पढ़ा था कि हमें हमारे जंगलों से ईंधन मिलता है, फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, चारा मिलता है, टिम्बर मिलता है और नॉन वुड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जो प्रोडक्ट्स लकड़ी के बने नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे फल, फूल, बीज, छोटे छोटे पौधे, शहद, ये सब भी हमारे को कहाँ से मिलते हैं? हमारे जंगलों से मिलते हैं। तो चलिए आइए इन्हीं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर एक छोटा सा इकोनॉमी चलाई गई है, महुआ इकोनॉमी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये महुआ इकोनॉमी क्या है और क्यों है इसका नाम महुआ? तो हमारे ये जो प्रदेश हैं जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो इनकी जंगल है, जो फॉरेस्ट रेंजेस हैं, वहां पर एक पेड़ उगता है महुआ और उसके ऊपर काफी सारे फूल उगते हैं। तो ये जो फूल हैं, जो महुआ के जो फूल हैं, ये कैसे रंग के होते हैं? येलो कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं और ये इतने ज्यादा उगते हैं कि ऐसा लगता है एक पीला कालीन बिछा हुआ हो, यानी कि एक येलो कारपेट बिछा हुआ हो। और इनकी जो महक होती है वो भी काफी मीठी होती है। अब यहाँ पर जो इन जंगलों में बाइगा और गोंड ट्राइब्स रहती हैं, जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, गोंड और बाइगा ट्राइब्स, वो क्या करते हैं? वो अपनी आय का एक स्रोत बनाते हैं इन्हीं महुआ के फलों को, फूलों को बेचकर। और जो फल फूल होते हैं उनसे ये काफी सारी चीजें भी बनाते हैं। साथ ही में ये महुआ के पेड़ों से भी बहुत सारी चीजें बनाकर वन विभाग को बेच देते हैं। इसको बेचने से क्या होता है? इनको पैसे मिलते हैं, इनकी आय बनती है, जिससे इनके आर्थिक विकास होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये फल फूल आते कब हैं, कब कैसे बेचे जाते हैं, तो ये जो फरवरी से अप्रैल का महीना होता है, फरवरी से लेकर जो अप्रैल का महीना होता है, तो ये जो ट्राइब्स होती हैं इस टाइम पर ये क्या एकत्रित करती हैं? फूल एकत्रित करती हैं। महुआ के जो फूल होते हैं उनको इकट्ठा करती हैं
और उसको वन विभाग को बेच देती हैं। किसको बेच देती हैं? वन विभाग को बेच देती हैं, जिससे उनको पैसे मिलते हैं। अप्रैल के महीने के बाद में क्या होता है? इन महुआ के पेड़ों पे लगते हैं फल। क्या लगते हैं? फल लगते हैं। और ये जो फल होते हैं, ये जो ट्राइब्स हैं हमारी, ये इन फलों से क्या निकालती है? एक तरीके का तेल निकालती है। और ये जो तेल है, ये कैसे काम में आता है? ये एक जैव ईंधन की तरह काम में आता है। कैसे काम में आता है? एक जैव ईंधन की तरह काम में आता है। साथ ही में तेल निकालने के बाद जो इस फल की खली बचती है, उसको कैसे काम में लिया जाता है? खाद के रूप में काम में लिया जाता है। कैसे काम में लिया जाता है? खाद के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर अप्रैल के बाद में पेड़ पर फल लगने लगते हैं और फलों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है, जो एक जैव ईंधन है और इसमें काफी सारे औषधीय गुण, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। यही नहीं, सिर्फ फूलों और फलों का ही प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर पत्तों का भी, जो महुआ के पेड़ के पत्ते हैं, उनको भी प्रयोग में लाया जाता है। उनसे क्या किया जाता है? जो हम पत्तों की पत्तल खाते हैं, पत्तल बनाया जाता है। पत्तल में खाना रख के खाते हैं, राइट? तो पत्तल को किससे बनाया जाता है? महुआ की पत्तियों से बनाया जाता है। और ये जो पत्तल और दौने होते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण अनुकूल होते हैं। जो यहाँ पर महुआ के फूल मिलते हैं, उनको सिर्फ बेचा ही नहीं जाता, यहाँ तक कि उससे क्या क्या बनाया जाता है? खाने का सामान बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है, लड्डू बनाया जाता है, हलवा, और यहाँ तक कि उन फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है। साथ ही में यहाँ पर जो महुआ के जो फलों से तेल जब निकाल लिया जाता है और उसकी जो खली बच जाती है, उस खली को एक इको फ्रेंडली मैन्योर, पर्यावरण अनुकूल खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे हो कि जो ये महुआ की चीज, महुआ के पौधे से या पेड़ से जो हमें चीजें मिल रही हैं, हम सारी चीजों का इस्तेमाल, हम नहीं, ये जो गौंड और बाइगा ट्राइब्स है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही है। ये भी ध्यान रख रही हैं कि इस वक्त में किसी भी तरीके का वेस्ट जनरेट नहीं हो और इनके जो जंगल हैं, उनको किसी भी तरीके का नुकसान भी ना पहुंचे। अब यहाँ पर इन ट्राइब्स का जो वन विभाग है, वो भी काफी सपोर्ट करता है। कैसे करता है? जो भी इन फूलों से, फलों से यहाँ पर जैम बनाया जाता है, स्क्वॉश बनाए जाते हैं, साथ ही में बिस्किट बनाई जाती है और जेलीज बनाई जाती है, तो वन विभाग इनको आगे बढ़ावा देते हैं, जिससे कि इन जनजातियों का, ये जो हमारी ट्राइब्स हैं, उनका आर्थिक विकास हो सके और जंगलों को भी किसी प्रकार का नुकसान ना होवे। तो ये था हमारे भारत को हरा भरा बनाने की तरफ एक छोटी सी मुहिम का उदाहरण। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जहां पर ये ठान लिया गया है कि भारत को विश्व नेता बनाना है सौर ऊर्जा के फील्ड में। ये हमारा मिशन है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। इस मिशन के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया है कि जो भी हमारी भारत की ऊर्जा की नीड्स हैं, क्या है, हमारी ऊर्जा की जितनी भी जरूरतें हैं, उनको सस्टेनेबली, स्थायी रूप से पूरा किया जाएगा। इस मिशन को लॉन्च किया गया है जनवरी 2010 में और यहाँ पर ये लक्ष्य लिया गया है, ये एम लिया गया है कि जो हमारा इंडिया है, वो सोलर एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर की तरह उभरेगा। इससे ये क्या होगा? इससे ये होगा कि जितने भी हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस पर डिपेंडेंट हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स पर, कोल पर, पेट्रोलियम पर, डीजल पर जितनी भी हमारी निर्भरता है, उसको हम खत्म करेंगे। साथ ही में जितनी भी यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होगी, वो कैसे प्रोड्यूस होगी? स्थानीय उत्पादन होगा, लोकली प्रोड्यूस होगी और इसका जो वितरण है, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। लोकल प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट किया जाएगा।
तो जैसे कि हमने ग्रीन इंडिया मिशन में एक छोटा सा उदाहरण देखा था महुआ इकोनॉमी का, यहाँ पर नेशनल सोलर मिशन के अंदर एक हम उदाहरण देखते हैं एक ऐसी यूनियन टेरिटरी का जो कि हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दमन एंड दीव की। यहाँ पर जो ये दीव है, ये पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी बना है भारत की जो कि पूरी तरह से 100% सोलर एनर्जी पर स्विच कर चुका है। अब आखिर ये हुआ कैसे? होता ये था कि जो दीव है वो अपनी बिजली की जरूरतों के लिए गुजरात पे निर्भर था। गुजरात दीव को क्या देती थी? बिजली देती थी, और उसके बदले दीव को लाखों रुपए हर महीना गुजरात को देना पड़ता था। तो पहला तो क्या हुआ, बिजली बहुत महंगी पड़ी। दूसरा, जब बिजली गुजरात से दीव तक आती थी तो उस दौरान वितरण के समय में बिजली का काफी नुकसान होता था, और ये नुकसान 12% तक की बिजली खा जाता था। तीसरा, दीव में काफी ज्यादा वोल्टेज कम रहता था। और चौथा, जब बिजली को गुजरात से दीव इंपोर्ट किया गया था तब बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन भी होता था। तो ये सभी जो चीजें थी ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी। तो दीव ने क्या किया? दीव ने अपनी एक 50 एकड़ की बंजर जमीन पर क्या लगा लिया? सोलर प्लांट लगा लिया, और पूरी तरह अपनी बिजली की जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा पर स्विच हो गया, जिससे कि यहाँ पर हमारे क्या हुए? बिजली के बिलों में तो बचत हुई हुई, साथ ही में 12,960 टन कार्बन एमिशन में भी कमी आई, और साथ ही में क्या हुआ? जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस हो रहे थे वो 12% से सिर्फ 7% तक ही रह गए। और इस दौरान जो भी लो वोल्टेज की प्रॉब्लम्स थी जो दीव सामना कर रहा था जिनका, वो भी क्या हो गई? कम हो गई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किसी भी प्रदेश को फायदा हो सकता है, या हमें कैसे फायदा हो सकता है अगर हम हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो अनवीकरणीय हमारे संसाधन है उनसे अगर हम नवीकरणीय संसाधनों पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारा कितना फायदा हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे एक बहुत बड़े मिशन के बारे में, अभियान के बारे में, हमारे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये मिशन चलाया था, और इस मिशन के अंतर्गत भारत को साफ करने का लक्ष्य लिया गया था। ये जो मिशन है इसका लॉन्च हुआ था गांधी जयंती पर 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में, और यहाँ मिशन लिया गया था कि भारत के हर गांव, हर शहर, हर कस्बे को साफ करना है, स्वच्छ बनाना है। इसका मेजर लक्ष्य ये था कि भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है। और ये कैसे होगा? ये होगा शौचालयों के निर्माण से, और इसको एक तारीख दी गई थी 2 अक्टूबर 2019। क्या यहाँ पर सोचा गया था कि हमारे 2 अक्टूबर 2019 में देश भर में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करना है। तो ये था हमारा स्वच्छ भारत अभियान। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उस अदालत के बारे में जहां पर हमारे पर्यावरणीय जो मुकदमे हैं उनका निवारण किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या है? ये एक अदालत है जहां पर पर्यावरण संरक्षण, वन या फिर प्राकृतिक संसाधन जो भी है हमारे, उन सब से संबंधित मामलों का निवारण और कार्रवाई की जाती है। ये लॉन्च किया गया था 18 अक्टूबर 2010 में, और ये क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित जो भी मामले हैं उनके लिए एक अदालत की तरह काम करता है। यहाँ पर जो भी जितने भी मुकदमे हैं या फिर पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उनसे संबंधित विवाद हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही में जो हमारा ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके पास में इतना अधिकार है कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी समूह
हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, इकोलॉजिकल डैमेज कर रहा है, तो उन पर ये भारी जुर्माना लगा सकते हैं, साथ ही में उनको जेल भी भेज सकते हैं। इसके साथ साथ एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सारे वो एक्शंस ले सकता है जिससे कि हमारी पर्यावरण क्षति को रोका जा सके और उसको सही किया जा सके। तो ये थे हमारे कुछ पॉलिसीज जो कि हमारे भारत सरकार ने लिए हैं भारत के सतत विकास के लिए। अगली क्लास में हम मिलेंगे आगे की हमारी पॉलिसीज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।